नमस्ते। चतुर्थ सेमेस्टर बीए विद्यार्थियों को मैं यहाँ अ, संपर्क भाषा के लिए स्वागत कर लेता हूँ। छात्रों, यहाँ अ, तृतीय यूनिट में आपको प्रयोजनमूलक हिंदी विषय है, उसमें एक पार्ट है, अर्थात वह तीसरा भाग है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। ये 3 पार्ट आपको पढ़ लेना चाहिए। यही या इस भाग में भाषा के विविध रूपों को आपको पढ़ना चाहिए। भाषा के विविध रूपों को पढ़ना चाहिए। पहले जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाषा क्या है। भाषा क्या है? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाष धातु से हुई है। भाषा वह साधन है जिसके जरिए हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। भाषा वह साधन है, कौन सा साधन है? जिसके जरिए अर्थात उसके द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और इसके लिए हम वाचिक अर्थात बोलना, ध्वनियों के द्वारा व्यक्त करते हैं। और भाषा के कुल मिलाकर 5 भेद हैं। भाषा के या हिंदी भाषा के विविध रूपों में से 5 भाग है। बोलचाल की भाषा, साहित्यिक भाषा, संपर्क भाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, विश्व भाषा, प्रयोजनमूलक भाषा आदि अलग-अलग विभाग करते हैं। उनमें से प्रथम एक है, अर्थात आपके सिलेबस में केवल 3 भाषाओं के जानकारी देने के लिए बताया गया है. ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ 3 ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और तीसरा है राष्ट्रभाषा. संपर्क भाषा क्या है? केवल मैंने जो बता दिया है इतना तो पढ़ लिया तो आपको काम चलता है, क्योंकि 5 अंक का प्रश्न है. संपर्क भाषा वह है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क कायम रखे. अर्थात एक देश या एक राज्य दूसरे राज्य, एक जिला दूसरे जिला हो सकता है. तो विविध क्षेत्रों के बीच संपर्क कायम रखने के लिए उपयोग करने वाली भाषा ही वह संपर्क भाषा है. हिंदी अधिकांश भागों में अधिकतर लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है. तो हिंदी को हम संपर्क भाषा के रूप में उपयोग करते हैं हमारे देश में, क्योंकि हिंदी की महत्व क्या है? वह अधिकांश भागों में अधिकतर लोग, देश के अधिकांश भागों में, अर्थात मातृभाषा के रूप में 6 राज्यों में हिंदी बोलते हैं. इतने लोग और कोई एक भाषा को नहीं बोलते. कन्नड़ हो सकता है, मलयालम हो सकता है, तेलुगु, उड़ीसा, कोई भी. तो ये क्या 2 राज्यों में बोलने वाले हो सकते हैं, परंतु हिंदी अधिकांश भागों में अधिकतर लोग बोलते हैं, जानते हैं. और भारत की भाषाई स्थिति और उसमें हिंदी के उत्थान को देखने से यह बात जाहिर हो जाती है कि हिंदी आज भारतीय जनता के बीच संपर्क की भाषा है. अर्थात इस कारण से भारतीय जनता के बीच, अर्थात भारत में जो लोग बसते हैं उन लोगों के बीच संपर्क की भाषा है. हिंदी की भाषागत विशेषता भी यह है कि उसे सीखना और व्यवहार में लाना
अन्य भाषाओं की अपेक्षा ज्यादा सुविधाजनक और आसान है। अर्थात हिंदी की भाषागत विशेषता भी यह है। अच्छा, भाषा की वैशिष्ट्यता यह है कि उसे सीखना और व्यवहार में लाना अन्य भाषाओं की अपेक्षा ज्यादा सुविधाजनक है और आसान है। अर्थात अन्य भाषा अंग्रेजी हो सकता है, कन्नड़, तेलुगु, कोई भाषा हो सकती है, ये सीखना मुश्किल है, परंतु हिंदी सीखना आसान है और सुविधाजनक अधिक है। क्यों है? अधिकतर लोग जानते हैं, समझते हैं और बोलते हैं, इसलिए जानने के लिए भी आसान है, बोलने के लिए आसान है, इसलिए संपर्क भाषा के रूप में हम हिंदी को ले लेते हैं। अतः भारत की भाषाई विविधता के बीच हिंदी की भाषाई पहचान मुख्यतः हिंदी है। अंग्रेज में संपर्क भाषा के लिए लिंग्वा फ्रैंका शब्द प्रचलित है। लिंग्वा फ्रैंका अंग्रेज में कहते हैं संपर्क भाषा के लिए, और इसी संपर्क भाषा से ही राष्ट्रभाषा व राजभाषा के रूप उभरते हैं, और संपर्क भाषा से ही राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप उभरते हैं। तो राष्ट्रभाषा कौन सी होना चाहिए तो आपको मालूम है, एक देश में अधिकतर लोग बोलने वाले, समझने वाले और व्यवहार में लागू करने वाली भाषा ही वह संपर्क भाषा होती है, वह राष्ट्रभाषा होती है। और वह राजभाषा, राजभाषा क्या है? व्यवहार, ये अधिकार चलाने वाले, एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली जो भाषा है, यही संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। तो कुल मिलाकर टोटल कहना चाहिए तो संपर्क भाषा क्यों चाहिए? देश के विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क करने के लिए जो एक भाषा चाहिए वही संपर्क भाषा है। ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಭಾಷೆಯೇ संपर्क भाषा। और संपर्क भाषा ಹೇಗೆ ಆಗಿರಬೇಕು? कैसे होना चाहिए? वह अधिकतर लोग बोलना चाहिए, अधिकतर लोग समझना चाहिए। ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು। अंतದ್ದು उस तरह की जो भाषा है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। और हिंदी को ही हम संपर्क भाषा के रूप में क्यों लेते हैं? क्योंकि भारत देश में अधिकतर लोग बोलते हैं और मातृभाषा के रूप में अपनाते हैं और व्यवहार के रूप में लागू करने वाली भाषा एक ही है, वह हिंदी। इसलिए हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में हम अपनाते हैं। अतः भारत की भाषाओं विविधता के बीच हिंदी की भाषाई पहचान मुख्यतः हिंदी है। अतः भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, इनमें से पहचानने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। इसलिए हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपनाना चाहिए। और राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा के राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। सारे देश को प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा है। अर्थात प्रतिनिधित्व क्या है? कंट्रोल करने वाली। महात्मा गांधी ने कहा था, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। देखो, महात्मा गांधी ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, एक देश के लिए राष्ट्रभाषा नहीं तो वह देश गूंगा है। गूंगा क्या है? मूक। कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को अपनी भाषा में ही अच्छी तरह व्यक्त कर सकता है। कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को अपनी भाषा में ही, राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उन्हें राष्ट्रभाषा चाहिए।
या राष्ट्रभाषा के द्वारा ही ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವನಾओं को ವ್ಯಕ್ತ कर सकते हैं ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ಬೇಕು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕವೇ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಭಾವನೆಗಳುಂಟು ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು और सन 1935 1935 को हिंदी साहित्य सम्मेलन के 24वें अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था हिंदुस्तान को अगर सचमुच एक राष्ट्र बनना है तो चाहे कोई माने या ना माने राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है। देखिए 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन 24वें अधिवेशन 24 कितना है 24 24ನೇ अधिवेशनದಲ್ಲಿ महात्मा गांधी ಅವರು ಹೇಳಿದರು महात्मा गांधी ने क्या कहा था हिंदुस्तान अर्थात भारत को अगर सचमुच एक राष्ट्र बनना है तो सारे देश को एक बनना है तो चाहे कोई माने या ना माने राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को छोड़कर कोई भाषा को चुन नहीं सकता है। हिंदी ही भारत में अंतर प्रांतीय विनिमय की भाषा बन सकती है और हिंदी अन्य अंतर प्रांतीय विनिमय की अंतर प्रांतीय अर्थात एक प्रांत और दूसरे प्रांत को संपर्क बनाए रखने के लिए भाषा चाहिए वो भाषा हिंदी हो सकती है और राष्ट्रीय एकता की प्रति भावात्मक या भावनात्मक अखंडता और आर्थिक लाभ हितार्थ संपूर्ण राष्ट्र में मान्य भाषा ही राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्र के अधिकांश लोग जिस भाषा में विचारों का आदान प्रदान कर सके उस भाषा को भी राष्ट्रभाषा का पद हासिल है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्र के अधिकांश लोग जिस भाषा में विचारों का आदान प्रदान कर सके एक देश में अधिकतर लोग ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು अपने विचारों को आदान प्रदान करें। आदान प्रदान क्या है आदान स्वीकार करना प्रदान देना तब भाषा से विचारों को लेना और भाषा के द्वारा विचारों को देना देने के लिए एक भाषा चाहिए उसे राष्ट्रभाषा का पद पदर शब्द हासिल है। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅವರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಶಬ್ದ ಕೊಡಬಹುದು और सारे देश में रहने वाले अधिकांश लोग अधिकांश शब्द क्यों दिया है तो पूर्ण रूप से नहीं बता सकता है क्योंकि अलग अलग शब्दों अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग तो रहते हैं कुछ एक तो हिंदी भी नहीं मालूम हो सकती है किसी एक भाषा ही समझ में आ सकती है परंतु उनको ध्यान में देकर वह राष्ट्रभाषा का पद छोड़ सकते हैं नहीं इसलिए अधिकांश लोग ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು जो भाषा से विचार व्यक्त करते हैं या समझ लेते हैं वो भाषा राष्ट्रभाषा का संज्ञा दे सकते हैं। राष्ट्रभाषा के जरिए देश का साहित्य धर्म दर्शन और सांस्कृतिक भावना को राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्त किया जाता है और राष्ट्रभाषा के जरिए राष्ट्रभाषा के द्वारा साहित्य धर्म साहित्य लिटरेचर धर्म रिलीजन दर्शन फिलॉसफी और सांस्कृतिक भावना कल्चरल भावनाएं को राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्त किया जा सकता है। राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान आदि की भांति हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मानना राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी है। विमर्शक कहता है एक देश के लिए राष्ट्रध्वज एक है राष्ट्रगान एक ही होता है उसी तरह एक राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी
को मान लेना अनिवार्य है, क्योंकि हमारे देश के विकास के लिए वह अनिवार्य विचार है। तो टोटल राष्ट्रभाषा के रूप में हमें हिंदी अपनाना अनिवार्य है। इसके अलावा इतनी पूर्ण या परिपूर्ण भाषा और कोई नहीं है, ये बात यहाँ हमें मालूम पड़ती है। तो टोटल आಗಿ ಕನ್ನಡ में तो मैं बताता हूँ, ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಬೇಕು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು अधिकतर लोग बोलने वाले या समझने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा हो सकती है. और गांधी ने बता दिया है, एक राष्ट्र गांधी जी ने बता दिया है, क्या बता दिया है कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है. ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ದೇಶವು ಮೂಕವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲದೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ 1935 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ 24ನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಾ करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, ಅಂದ್ರೆ 1935ರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ 24ನೇ ಅಧಿವೇಶನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಅಗರ ಸಚ್ಮುಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಒಪ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, स्थान हिंदी को प्राप्त है, किसी दूसरी भाषा को कभी नहीं मिल सकता. ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏಕತಾ ಕಿ ಪ್ರತೀಕ ಹೈ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಪ್ರತೀಕ ಆಗಿದೆ, ನಮೂನೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಖಂಡತಾ ಹೈ और आर्थिक लाभ हितार्थ संपूर्ण राष्ट्र में मान्य भाषा ही राष्ट्रभाषा होती है, ऐसी हुई है मानकर उसने बता दिया है. और हमें सिलेबस में देने वाली और एक भाषा है वह राजभाषा, ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. राजभाषा से तात्पर्य है किसी राज्य या देश की घोषित भाषा जो कि सभी राजकीय प्रयोजनों एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है. राजभाषा ಎಂದರೇನು? राजभाषा का तात्पर्य है किसी राज्य या देश की घोषित भाषा, ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷೆ, सभी राजकीय प्रयोजनों एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾಷೆ ರಾಜಭಾಷೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ उपयोगिसल्पಡುವಂತಹ ಭಾಷೆ ಅದನ್ನು राजभाषा. जिस तरह देख लीजिए, कन्नड़ कर्नाटक की राजभाषा है, कन्नड़ कर्नाटक की राजभाषा है. और भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है. भारत की राजभाषा हिंदी है और कन्नड़ तो नहीं हो सकती, क्योंकि कन्नड़ कर्नाटक वाले की राजभाषा है. और दरअसल यह सरकारी भाषा या सरकारी कामकाज पत्राचार कार्यालय भाषा है. यह राजभाषा ಸರ್ಕಾರಿ ಭಾಷೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಕಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಪತ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಲಯಿ ಭಾಷಾ. ಅಂದ್ರೆ
ಜನತಾಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆ ರಾಜಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕವೇ ನಡೀಬೇಕು. इस भाषा से ही केंद्र या राज्य सरकार अपना प्रशासनिक कामकाज चलाती है. भारत की राजभाषा हिंदी है. देखिए मैंने अभी बताया है भारत की राजभाषा ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಏನಾಗಿದೆ हिंदी. हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर सन 1949 को स्वीकार किया गया है. 1949 सितंबर 14 को हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है. इसकी यादगार में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है. अर्थात राजभाषा के रूप में हिंदी को चुनने के कारण हर एक वर्ष 1949 से हर एक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस आचरण करते हैं या मनाया जाता है. संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी. यूनेस्को के विशेषज्ञों के अनुसार उस भाषा को राजभाषा कहते हैं. अर्थात यूनेस्को के विशेषज्ञों ने बता दिया है राजभाषा कौन सी होना चाहिए कि जो सरकारी कामकाज के लिए स्वीकार की गई हो. राजभाषा क्या है? जो भाषा सरकारी कामकाज के लिए उपयोग की जाती है या स्वीकार की जाती है और जो शासन तथा जनता के बीच आपसी संपर्क के काम आती है. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ जो शासन तथा जनता के बीच आपसी ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಕಾಮ ಆತಿ है. ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜನರ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತದೆ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಾಜಭಾಷಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಬೇಕು, ಆ ಭಾಷೆಯೇ ರಾಜಭಾಷಾ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಭಾಷೆ ಯಾವುದಾಗಿದೆ? ಕನ್ನಡ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ರಾಜಭಾಷೆಯಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ರಾಜಭಾಷೆ ಬೇರೆ, ರಾಜಭಾಷೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. जब से प्रशासन की परंपरा प्रचलित हुई है तभी से राजभाषा का प्रयोग भी किया जा रहा है. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರಶಾಸನಕ್ಕೆ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಚಲಿತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ, ಆಗದಿಂದ ರಾಜಭಾಷಾದ ಪ್ರಯೋಗವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆ ಭಾಷೆಯೇ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ರಾಜಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೀತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ವಿಧಾನಮಂಡಲದಲ್ಲಿ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ. अधिकतर लोग बोलना और समझना चाहिए ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ MLA MP ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜಭಾಷೆ ಯಾವುದು? ಕನ್ನಡ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜಭಾಷೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ರಾಜಭಾಷಾ, ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜಭಾಷಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕತರ ಜನರು ಯಾವುದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. टोटल आಗಿ नमके सिलेबस में जो बताया गया है 3 भाषाओं के बारे में
समझ आने के लिए संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ये 3 विषयों को भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है। परीक्षा की दृष्टि से कंपल्सरी एक तो इनमें से प्रश्न आएगा। 5 अंक का प्रश्न रहेगा। प्रति परीक्षा में इंटरनल एग्जाम में हो सकता है, एनुअल एग्जाम भी हो सकता है। इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल में आपको 5 अंक के प्रश्न इनमें से होते हैं, तो आपको अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैं तो आज यह अध्याय को समाप्त कर लेता हूँ। परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी कर लीजिए और लिखिए, और हमने जो सूचना भेजी है वो उन सूचनाओं को आप पालन कीजिए और परीक्षा में भाग लीजिए। आज मैं यह पाठ समाप्त करता हूँ और यह भाग सुनने के लिए आपको